उस रात बहुत तेज बारिश हो रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली ऐसे कड़क रहा था जैसे आज आसमान फट जाएगा। हवा की गति भी बहुत ज़्यादा था। उस तूफानी रात में शहर में एक पुरानी हवेली के पीछे खुदाई का काम चल रहा था। संजय एक जेसीबी ड्राइवर था। वो उस रात को हवेली के पीछे खुदाई का काम कर रहा था। उस वक्त रात की करीब 9 बज रहे थे। संजय को अपनी बीबी का कॉल आता है। कॉल में उसकी बीबी उसे कहती है, हेलो संजय। हाँ रेखा, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुमने वादा किया था आज रात तुम 8 बजे घर आ जाओगे और हम साथ मिलकर खाना खाएंगे, भूल गए? और फिर संजय ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, बस 1 घंटा और रुक जाओ, मेरा काम बस ख़त्म ही होने वाला है और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। और फिर रेखा कहती है, देखो संजय, अगर तुम 1 घंटे के अंदर घर नहीं पहुंचोगे तो मैं अकेले खाना खाकर सो जाऊंगा। और सुनो, घर आते वक्त दुकान से मोमबत्ती ले आना, तूफान की वजह से बिजली चली गई है, समझे? संजय ने कहा, हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ, मैं जल्दी यहाँ का काम निपटा के घर पहुँचता हूँ, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर संजय फ़ोन को काट देता है और अपनी मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या मुसीबत है, शादी की 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये अभी से मुझ पर हुक्म चलाने लगी। हाँ, और ये कमबख्त बारिश, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रात बहुत हो चुका था। संजय के साथ जो बाकी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे वो सभी अपने घर चले गए थे। संजय अकेला वहाँ पर खुदाई का काम कर रहा था। खुदाई करते करते ज़मीन के अंदर से एक बक्सा बाहर निकला। संजय ये देखकर जेसीबी की इंजन को ऑफ कर दिया और फिर बाहर जाकर उस बक्से को करीब से देखा। वो एक लकड़ी से बना छोटा सा बक्सा था और उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी परख जमा हुआ था और उस बक्से को एक ताले के जरिए बंद किया गया था। संजय अपने हाथों से उस बक्से के ऊपर जमा मिट्टी को साफ किया। जमीन के इतने अंदर दबा होने के बावजूद भी वो बक्सा को कुछ नहीं हुआ था। उस बक्से की हालत बहुत ही अच्छा था। संजय बारिश में खड़ा होकर उस बक्से को अपने हाथ में पकड़कर सोच रहा था, आखिर इस बक्से के अंदर क्या हो सकता है। उसने वहाँ पर स्थित पुरानी हवेली की ओर देखा और फिर बक्से की ओर देखा। उसे लगा हवेली की मालिक ने ही शायद इसे यहाँ पर जमीन के अंदर गाड़ा होगा। इतने बड़े घर की लोग अगर इसे छुपाए होंगे तो इसके अंदर जरूर कोई कीमती सामान होगा। संजय उस बक्से को अच्छे से साफ करके उसे एक प्लास्टिक की थैली में डालकर वहाँ से निकल गया। संजय की घर हवेली से काफ़ी दूर था। तूफान की वजह से रास्ते में कोई ऑटो या रिक्शा वाला नहीं दिख रहा था। रात बहुत हो चुका था। उसे 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुंचना था, तो उसने पैदल ही चलकर जाने का सोचा। संजय तूफानी रात में सुनसान सड़क पर उस बक्से को हाथ में लिए चलते हुए जा रहा था। उस वक्त बहुत मोटी बारिश हो रही थी। संजय बारिश में पूरा भीग चुका था, लेकिन उसकी मन में उस बक्से को लेकर एक अलग तरह का खुशी था। तूफान की वजह से बिजली बहुत कड़क रहा था। रास्ते में दूर दूर तक कोई घर या दुकान नहीं दिख रहा था। सुनसान सड़क पर संजय अकेले उस प्लास्टिक की थैली को अपने पीछे पीठ पर लटकाकर चलते हुए जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बकरी की आवाज़ सुनाई दिया। शुरुआत में वो तो इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन ये बार बार होने लगा। संजय की कदम रुक गए। वो अपनी चारों तरफ घूम के देखा। रास्ते में एक मक्खी तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। संजय के दिल में बुरे ख्याल आने लगे। उसे डर लगने लगा। उसने अपनी थैली को कस के पकड़ा और डर के मारे भागने लगा। वो भागते भागते अपने घर पहुंच गया। उस वक्त रात की 10:30 बज चुके थे। जब वो घर पहुंचा
तब उसकी बीबी खाना खाकर सो गई थी। संजय घर के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा पीट रहा था। कुछ देर बाद रेखा, उसकी बीबी, आकर दरवाज़ा खोला। रेखा गुस्से में लाल होकर उससे कहा, आ गए तुम? टाइम देखा है? अभी कितना समय हुआ है? ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसी तूफानी रात में अपनी बीबी को अकेला छोड़कर बाहर कौन इतने देर तक काम करता है? संजय की बीबी उसे नॉनस्टॉप सुनाई जा रही थी। संजय बहुत थका हुआ था और डरा हुआ था। उसने उसे कहा, देखो रेखा, मुझे आज कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिला। मैं तुम्हारे लिए पैदल ही भाग कर आया हूँ। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो और मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर रेखा कहती है, मैंने तुम्हें मोमबत्ती लाने को कहा था, उसका क्या हुआ? लाए हो ना? और ये थैली में क्या है? संजय कहता है, रेखा तुम बहुत सवाल करती हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बारिश में पूरा भीगा हुआ हूँ। जल्दी से अंदर से तौलिया लेकर आओ, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। रेखा घर के अंदर तौलिया लेने जाती है। तभी संजय उस थैली को स्टोर रूम में छुपा देता है। संजय ने रेखा को उस वक्त उस लकड़ी की बक्से के बारे में बताना सही नहीं समझा। संजय उस रात अकेला खाना खाकर रेखा के साथ सो गई। उसके अगले दिन जब संजय नींद से जागा तो उसे बहुत तेज चक्कर आने लगा। उसे लगा कि कल रात बारिश में भीगने से शायद उसे थोड़ा सा बुखार हो गया है। संजय ने रेखा को आवाज देते हुए कहा, रेखा सुन रहे हो? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। रेखा रसोई घर में खाना पका रही थी। उसने संजय की बात सुनकर उसके पास आई और उसे कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? संजय ने कहा, नहीं, मुझे थोड़ा बुखार है, मैं आज घर पर ही रहूंगा। क्या तुम बाजार में जाकर मेरे लिए कुछ दवाई लाकर दोगी? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। रेखा संजय की माथे को छूकर देखा। उसकी सर बहुत गर्म था। रेखा बोली, ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आता हूं। रेखा की जाने के बाद संजय घर में खाना खाकर कंबल ओढ़ के सो रहा था। तभी उसे स्टोर रूम की तरफ से एक बकरी की आवाज सुनाई दिया। संजय ये आवाज सुन के डर के मारे बेड से हड़बड़ाते हुए उठ गया। संजय को उस दिन की तूफान की रात याद आ गया। उसने घर की चारों तरफ देखा। घर में कोई भी बकरी नहीं थी, लेकिन उसे फिर भी वही में आवाज सुनाई दे रही थी। संजय ध्यान लगाकर उस आवाज को सुना। उसे आभास हुआ कि यह भयानक आवाज स्टोर रूम से आ रहा है। संजय स्टोर रूम में गया और वहां से उस थैली में रखा बक्से को बाहर निकाला। जैसे ही संजय ने उस बक्से को छुआ, तब उसकी हाथ एकदम से ठंडे पड़ गए। वो कुछ समय के लिए एक मूर्ति जैसा बन गया था। उसके शरीर पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समय के लिए पैरालाइज हो गया है। संजय अंदर से बहुत डर गया। वो इस बक्से को दोबारा छूना नहीं चाहता था, लेकिन उसके हाथ उस बक्से को खोलने के लिए बेकाबू हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों को कोई और निर्देश दे रहा है। संजय स्टोर रूम से एक लोहे की हैमर उठाया और उस बक्से की ताले को तोड़ने लगा। संजय ये देखकर हैरान था। उसकी हाथ अपने आप काम कर रहे थे। संजय अपने हाथों को उस बक्से को तोड़ने से रोक रहा था, लेकिन उसकी हाथ उसकी नहीं सुन रहे थे। उसकी दोनों हाथ अब उसकी कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हाथों को कोई और कंट्रोल कर रहा है, जो बक्से को तोड़ना चाहता है। फाइनली कुछ देर बाद वो बक्से का ताला टूट जाता है। जब संजय बक्से के अंदर झांकता है तब वो देखता है कि उसके अंदर कुछ भी काम का चीज़ नहीं था। उसके अंदर एक ग्रेनाइट की मूर्ति थी, जिसमें एक अजीब भाषा में कुछ लिखा गया था, और उसके साथ किसी इंसान के बाल और गुलाब की जल की एक छोटा सा बोतल उसमें रखा गया था। संजय बहुत निराश हो गया। उसे लगता था कि उस बक्से के अंदर जरूर कोई कीमती सामान निकलेगा, लेकिन जो चीज़ बक्से के अंदर से मिला वो उसकी किसी काम का नहीं था। उसने बक्से को बांधकर फिर से स्टोर रूम में फेंक दिया। जब रेखा बाजार से वापस आई, उसने देखा संजय बेड पर लेटा हुआ है। रेखा उसके पास गई
और उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? संजय ने कहा, हाँ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन मेरा सर बहुत दुख रहा है, थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रेखा उसे कहती है, ठीक है तुम दवाई खा के सो जाओ। और फिर रात होता है। रेखा और संजय दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रेखा गहरी नींद में सो रही होती है। उस वक्त रात की 2 बज रहे होते हैं। रेखा को उस वक्त एक भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसकी पति संजय घर की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये देखकर रेखा हड़बड़ाते हुए नींद से जाग जाती है और एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हे भगवान कितना भयानक सपना था। हाँ। और फिर रेखा अंधेरे में बेड पर चारों तरफ हाथ मारती है, लेकिन उसे संजय नहीं मिलता। वो जल्दी से घर की लाइट्स को ऑन करता है और देखता है संजय बेड पर नहीं है। उसे अब थोड़ा डर लगने लगता है। वो संजय को आवाज देते हुए घर की हर कमरे में उसे ढूंढता रहता है। जब रेखा संजय संजय चिल्लाते हुए छत पर जाती है, तब वो देखती है कि संजय छत के धार पर खड़े होकर नीचे देख रहा है। रेखा डरे हुए संजय को धीरे से आवाज देती है, संजय तुम इस वक्त छत पर क्या कर रहे हो? वहां से वापस आ जाओ, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। रेखा की बात सुनकर संजय कुछ भी नहीं बोलता, बस एक मूर्ति की तरह वहां पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा होता है। और फिर रेखा डरे हुए धीमी आवाज में उसे कहती है, संजय तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे अब तुम्हारी हरकतों से डर लगने लगा है। रेखा धीरे से जाकर संजय की हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और फिर वो देखती है कि संजय की आंखें, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की पुतलियां उसकी सिर में घुस गया है। ये देखकर रेखा बहुत डर जाती है और कहती है, संजय संजय तुम्हें क्या हुआ है? संजय होश में आओ। रेखा संजय की सिर को पकड़कर एक झटका देती है और फिर संजय वापस होश में आ जाता है। संजय होश में आकर रेखा से कहती है, क्या हुआ था अभी और तुम रो क्यों रहे हो? रेखा कहती है, तुम्हें सच में नहीं पता अभी क्या हुआ था? तुम अभी छत से कूदने वाले थे। अगर मैं नहीं आता तो तुम मर चुके होते। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? संजय उसकी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है, बस उसे घूरता रहता है। उसके बाद सुबह होती है। रेखा सवेरे सवेरे अपनी भाई को फोन करती है और उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी भाई उसे कहता है, रेखा तुम परेशान मत हो, उसकी तबीयत शायद खराब हुआ होगा, तुम उसे एक अच्छा डॉक्टर को दिखाओ। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे वापस कॉल करना। रेखा उस दिन संजय को अपनी भाई के कहने पर एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। संजय उसे रास्ते में कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। रेखा उसे कहती है, तुम अपनी मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो, तुम्हें ज़रूर कुछ हुआ है। रेखा और संजय डॉक्टर से मिलते हैं और रेखा उन्हें संजय की अजीब हरकतों के बारे में बताती है। डॉक्टर अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर उसकी आंखों को देखते हैं और फिर कुछ टेस्ट करवाने को कहते हैं। सभी टेस्ट करवाने के बाद वो डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। डॉक्टर संजय की टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद रेखा से कहती है, देखिए मिस रेखा, तुम्हारी पति की सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ा तनाव ज़्यादा लेते हैं, शायद उन्हें अच्छे नींद की ज़रूरत है। और फिर वो दोनों क्लिनिक से लौट आते हैं। रास्ते में संजय रेखा को कहता है, देखा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो, खामखा खर्चा करवा रहे हो। रेखा उसकी बात सुनकर उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। रेखा को अभी भी कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाता है और दोनों रात में साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। मध्य रात में रेखा गहरी नींद में सो रही होती है और तभी अचानक कमरे में एक बकरी की आवाज़ सुनाई देता है।
रेखा अपनी आंखों को मलते मलते नींद से जागती है और अंधेरे में बिस्तर पर हाथ मारती है। उसे एहसास होता है कि संजय फिर से बिस्तर पर नहीं है। वो जल्दी से उठकर घर की लाइट्स को ऑन करती है और फिर वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर रेखा डर के मारे चिल्लाते हुए घर के बाहर चली जाती है। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल करता है। कई बार रिंग होने के बाद रेखा की भाई फ़ोन रिसीव करता है। रेखा डरे हुए और कांपते हुए फ़ोन में उसे कहती है, हेलो हेलो भैया। हाँ रेखा बोलो, इतनी रात को फिर से क्या हो गया? रेखा बोली, भैया भैया संजय को कुछ हो गया है। संजय के साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। मैं जब घर की लाइट ऑन किया मैंने देखा वो दीवार पर चिपका हुआ था और उसकी दोनों आंखें दूध की तरह सफ़ेद थी और उसके सिर पे 2 सींग निकले हुए थे और वो एक बकरे की जैसा आवाज़ निकाल रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। रेखा की बात सुनकर उसकी भैया ने कहा, रेखा तुम परेशान मत हो, तुम उस घर से दूर रहना, मैं तुम्हें सुबह मिलता हूँ। रेखा का भाई श्याम सुबह अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर रेखा के घर पहुँचता है। उसने देखा रेखा घर के बाहर बैठी हुई थी। रेखा अपने भाई को देखकर रोने लगी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने पूरा रात अपने घर के बाहर गुजारा था। रेखा श्याम और उस तांत्रिक को संजय के बारे में सारे बातें बताता है। तांत्रिक उन दोनों को कहता है, तुम दोनों घर के बाहर ही रुकना, मैं जब बुलाऊंगा तब तुम लोग अंदर आ जाना, ठीक है? तांत्रिक घर के अंदर गया और घर को अंदर से लॉक कर दिया। तांत्रिक जब उस कमरे में गया तो उसने देखा संजय दीवार पर एक मेंढक की तरह चिपका हुआ था और उसके मुंह से लाल टपक रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। तांत्रिक उसे देख अपनी बैग से एक पवित्र जल का बोतल बाहर निकाला और उस जल को अपनी माथे पे लगाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर उसके बाद उस जल को संजय के चेहरे के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही वो पवित्र जल संजय के शरीर को छुआ, वो चिल्लाने लगा और एक अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर उसके बाद संजय उस कमरे में बेहोश हो गया। तांत्रिक ने घर की दरवाजा खोला और उन दोनों भाई बहन को घर के अंदर बुलाया। उन्होंने देखा संजय बेहोशी की अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। तांत्रिक ने कहा, तुम दोनों इसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दो और उसकी हाथ पैर को कसकर बांध दो। रेखा तांत्रिक की बातों को सुनकर बहुत डर गई और अपने भाई को कहने लगी, भैया ये बाबा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं इनके अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया है? और फिर श्याम बोला, तुम अपना मुंह बंद रखो और जैसा बाबा जी कहते हैं वैसा करो। वो दोनों संजय को उठाकर एक बिस्तर पर लेटा दिया और उसकी दोनों हाथ और पैरों को रस्सी से कसकर बांध दिया और फिर श्याम तांत्रिक से पूछा, बाबा जी संजय के साथ क्या हुआ है? क्या उसके अंदर कोई आत्मा घुस गया है? तांत्रिक ने कहा, तुम दोनों पहले अपने मन को मजबूत बना लो, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं तुम्हें यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। तुम्हारी पति के अंदर एक प्रेत घुस गया है और वो कोई साधारण सा प्रेत नहीं है, वो बहुत ही पुराना और शक्तिशाली प्रेत है। ऐसी भयानक बुरी शक्तियों को ज़्यादातर कैद करके रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर वो प्रेत तुम्हारी पति के अंदर कैसे आई? क्या तुम्हारी पति ने कोई ऐसी चीज घर में लाया था जिसे घर में नहीं होना चाहिए? तांत्रिक और श्याम दोनों रेखा की तरफ देख रहे थे। रेखा भी सोच में पड़ गई, आखिर संजय ने ऐसी कौन सी चीज घर में लाए थे? रेखा सोचते सोचते उसे तूफान की रात याद आ गया। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा जी 2-3 दिन पहले जो तूफान शहर में आया था उस दिन वो घर देर से लौटे थे और उनकी हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर और संजय ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तांत्रिक ने कहा, क्या उस दिन के बाद से तुम्हारे घर में यह सब हो रहा है?
रेखा ने हाँ में सर हिलाया और फिर तांत्रिक ने कहा, क्या तुम्हें पता है उस थैली के अंदर क्या था? नहीं बाबा, मुझे नहीं पता, रेखा बोली। और फिर तांत्रिक ने कहा, अब इस वक्त वो थैली कहाँ है? रेखा ने कहा, शायद वो स्टोर रूम में होगा। संजय अपनी सारी काम की चीज़ें वहाँ पर रखते हैं, शायद वहीं पर थैली रखा होगा। रेखा और श्याम ने जब स्टोर रूम के अंदर गए तो उन्हें वो प्लास्टिक की थैली एक कोने में पड़ा हुआ मिला। उन्होंने देखा उस थैली के अंदर एक लकड़ी से बना बक्सा था और उसके ताला टूटा हुआ था। रेखा उसे हाथ में लिए तांत्रिक के पास गई और उन्हें कहा, यही है वो चीज़ जो उस रात संजय थैली में छुपा कर लाए थे। तांत्रिक ने जब उस बक्से के अंदर झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। तांत्रिक ने उन दोनों को कहा, तुम्हारी हाथ में जो बक्सा है वो कोई मामूली बक्सा नहीं है, वो एक टिबूक है। रेखा और श्याम दोनों भाई बहन तांत्रिक को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये डिबूक क्या चीज है। तांत्रिक उन दोनों को समझाते हुए कहा, सुनो बेटा, यहूदी धर्म के अनुसार एक दुष्ट और शैतानी आत्माओं को डिबूक कहा जाता है और उन शैतानी आत्माओं को खासकर एक लकड़ी से बना बक्से में कैद किया जाता है। जाने अनजाने में तुम्हारी पति ने उस बक्से के अंदर कैद हुआ शैतानी आत्मा को आज़ाद कर दिया है। अब वो तुम्हारी पति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये शैतानी आत्मा जितनी समय तक तुम्हारी पति के अंदर रहेगा वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और तुम्हारी पति को अंदर से खाकर उसे खोखला कर देगा। अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया तो तुम्हारा पति नहीं बच पाएगा। रेखा और श्याम तांत्रिक की बात सुनकर बहुत डर गए थे। श्याम ने बाबा से कहा, बाबा जी आप जल्दी कुछ कीजिए और उस शैतानी आत्मा को संजय के शरीर से बाहर निकालिए। तांत्रिक की शकल उतरा हुआ था। उसने बड़े ही नरम स्वर में कहा, बेटा मैं इस तरह की शैतानी आत्माओं से नहीं लड़ सकता। रेखा ने कहा, क्या मतलब है कि आप नहीं लड़ सकते? अगर आप नहीं लड़ सकते तो कौन कर सकता है ये बताइए हमें। तांत्रिक ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी पति को एक यहूदी ही ठीक कर सकता है। तुम्हें अपनी पति को लेकर एक यहूदी के मंदिर में जाना होगा। उनके पास इस शैतान से निपटने का जरूर कोई रास्ता होगा। मेरी जान पहचान की एक आदमी है, वो तुम्हें कल एक यहूदी के पास ले जाएगा। मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। तब तक के लिए अपनी पति को तुम्हें बांध के रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी रस्सियाँ मत खोलना। वो तुम्हारे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और चिल्लाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी माया में नहीं आना है। अगर तुमने उसे खोल दिया और वो आज़ाद हो गया तो सबसे पहले वो तुम्हें मार देगा। समझे मेरी बात? ये कहकर वो तांत्रिक घर से चला गया। रेखा और उसकी भाई दोनों उस रात संजय पर नजर रखे हुए थे। जैसे कि तांत्रिक ने कहा था, संजय उस रात को रोता रहा और चिल्लाता रहा और कह रहा था, ए लड़की, मेरी हाथ से रस्सी को खोल, नहीं तो मैं तेरी खून पी जाऊंगा। रेखा और उसकी भाई के सामने ये सब भयानक चीजें रात भर होता रहा। जब सुबह हुआ तब एक आदमी आया। उसने कहा कि उसे एक तांत्रिक ने भेजा है। वो लोग मिलकर संजय को बंधा हुआ एक कार में बंद करके शहर से दूर एक यहूदी की मंदिर में ले गए। जैसे ही संजय की पैर मंदिर के जमीन पर पड़ा, वो जोरों से चिल्लाने लगा और कह रहा था, जाने दो मुझे, जाने दो। रेखा अपने साथ वो बक्से को भी लेकर आई थी। उन्होंने संजय को एक कमरे में कुर्सी पर कस के बांध दिया। मंदिर की यहूदी ने संजय की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसके सामने बैठकर उनकी पवित्र ग्रंथों को जोर जोर से पढ़ने लगा। संजय पवित्र ग्रंथों की श्लोक को सुनकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा और संजय की अंदर छुपा हुआ आत्मा अपनी असली रूप में आ गया। वो गुस्से में अपनी नाखूनों से कुर्सी को खरोच रहा था और अपनी दांत रगड़ रहा था। उसकी चीखने चिल्लाने की शब्द रेखा और श्याम
कमरे की बाहर खड़ा होकर सुन रहे थे। जब पवित्र ग्रंथ की श्लोक समाप्त हुआ तब संजय बेहोश हो गया था। यहूदी ने उसकी एक उंगली को गुलाब की जल में डुबाया और उसकी सिर से थोड़ा सा बाल काटकर उसे एक धागे से लिपट कर बांध दिया और उस गुलाब जल की बोतल और उसकी कटा हुआ बाल दोनों को उस लकड़ी की बक्से के अंदर रखकर बक्से को बाहर से ताला लगा दिया और उस ताले में लाल धागा बांध दिया गया। उसके बाद यहूदी उस घर की दरवाज़ा खोला और रेखा और श्याम को अंदर बुलाया और उसने कहा, अब तुम्हारा पति ठीक हो गया है, तुम इसे अब घर ले जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें उस लकड़ी की बक्से को अपने घर से कहीं दूर जमीन के अंदर गाड़ना होगा। बोलो, कर पाओगे ऐसा? श्याम यहूदी की बात मानते हुए उस बक्से को अपने साथ अपने गांव ले गया और उसे जंगल में कहीं दूर पेड़ों के नीचे जमीन में गाड़ दिया। और फिर कुछ दिन बाद संजय धीरे धीरे ठीक होने लगा। सब कुछ पहले जैसा हो गया। संजय फिर से काम पर गया। रेखा घर में अपनी काम करने लगी। सब कुछ ठीक ठाक पहले जैसा नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानियों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर कर दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ही कहानी अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए तुम कमेंट में बताओ तुम्हें नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए। ओके, बाय।